आज की जो वीडियो है वो है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, देखें हम जो स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया जो जिससे हमने स्पीड ऑफ साउंड मालूम की थी। वो थी वैल्यू हमारे पास 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये थी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, अब क्या था कि न्यूटन ने क्या किया, एक फार्मूला डिवाइज्ड किया। न्यूटन ने क्या किया, एक फार्मूला डिराइव किया जिससे उसने कोशिश की स्पीड ऑफ साउंड मालूम करने की। ठीक है, लेकिन वो जो स्पीड ऑफ साउंड थी वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मुख्तलिफ थी। फिर एक और साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, उसने जो फार्मूला न्यूटन ने बनाया था, जो डिराइव्ड किया था न्यूटन ने, उस फार्मूले के अंदर करेक्शन की। उस साइंटिस्ट का नाम था लैपलेस। उस साइंटिस्ट का क्या नाम था, लैपलेस। और जो करेक्शन थी उसको हम इसलिए उसको बोलते हैं लैपलेस करेक्शन। ठीक है, अभी हमने क्या बात की कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड मालूम की गई 332 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड ऑफ साउंड को थ्योरेटिकली प्रूव करने के लिए न्यूटन ने एक फार्मूला डिराइव किया। ठीक है, उस फार्मूले की जो कैलकुलेशन से हमारे पास वैल्यू निकली वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से डिफरेंट थी। वो निकली थी हमारे पास 280। ठीक है, फिर इसके अंदर एरर को ढूंढा एक और साइंटिस्ट ने जिसका नाम था लैपलेस। ठीक है, लैपलेस ने इसको क्या किया, करेक्ट किया। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बस मैंने यहाँ पर यह बताना था कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 332 थी, फिर वो न्यूटन ने उसके लिए क्या किया, फिर कैसे करेक्शन की। ठीक, अब हम जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आपको ये मालूम है कि जो साउंड होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर क्या होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स, जो वाइब्रेशन हो रही होती है पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की, वो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द प्रोपगेशन ऑफ वे। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक वेव इस तरह मूव कर रही है। ठीक है, जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन होगी और जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की डायरेक्शन होगी वो भी उसी तरफ होगी जिस तरफ अलोंग द एक्सिस होगी, जहाँ पर वेव प्रोपगेट कर रही है। अब देखें, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर क्या होता है कि पहले कंप्रेशन होती है, फिर रेयरफ्रैक्शन होती है, फिर कंप्रेशन होती है, फिर रेयरफ्रैक्शन होती है। ठीक है, इस तरह करके हमारा जो पार्टिकल्स होता है वो जो वेव होती है वो अपने एक्सिस के अलोंग प्रोपगेट करती है। ठीक है, जो हमारी वेव होती है उस जो लॉन्गिट्यूडनल वेव, उसका एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है। उस मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, क्या मैंने बोला कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है उसको एक मीडियम चाहिए होता है, और हमारी साउंड वेव जो होती है वो एक क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसको एक मीडियम चाहिए होता है, और मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, और क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर, कंप्रेशन होती है और रेयरफ्रैक्शन होती है। ठीक है, इसी के बेसिस के ऊपर हम आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। उसके अंदर हम देखेंगे न्यूटन ने क्या फार्मूला बनाया और लैपलेस ने उसके अंदर क्या करेक्शन की। ठीक है, जो न्यूटन का फार्मूला था, न्यूटन ने अज्यूम किया कि जब साउंड वेव्स ट्रैवल करती है मीडियम के अंदर तो वहाँ पर जो कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन हो रही होती है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। क्या होता है कि वो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, जिसके अंदर टेम्परेचर हमारा होता है कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होता है हमारा, कांस्टेंट। आपने बॉयल जला पढ़ा होगा, बॉयल जला के अंदर प्रेशर वॉल्यूम जो होता है, प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके ऊपर, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। तो ये ठीक है ऐसा। अब जो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर स्पीड का फार्मूला होता है वो डिपेंड करता है स्क्वायर रूट इलास्टिसिटी आवर डेंसिटी। ठीक है, ई आवर पी के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ई आवर पी के ऊपर। तो जो इलास्टिसिटी होता है ये स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है, तो ये जो इलास्टिसिटी होती है ये बल्क मॉडुलस होता है।
एयर के अंदर कौन सी इलास्टिसिटी होगी, बल्क, हम इसको बल्क मॉडुलस इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब जो न्यूटन था इसने एज्यूम किया कि जो स्पीड ऑफ साउंड थी वो थी आइसोथर्मल प्रोसेस किसी भी मीडियम के अंदर, ठीक है। जो साउंड ट्रैवल कर रहा था वो क्या था, एक आइसोथर्मल प्रोसेस था, जिसके अंदर क्या होता था कि जब कंप्रेशन होती थी तो हीट जनरेट होती थी, ठीक है। हीट जनरेट हुई, जब कंप्रेशन हुई फिर वो हीट जो थी वो ट्रांसफ़र हुई रेयर फ्रैक्शन, जहाँ पर कंप्रेशन होगी वहाँ पर क्या होगा, हीट होगी, ठीक है। और जहाँ पर एक्सपेंशन होगा वहाँ पर कूलिंग। जब यहाँ पर कंप्रेशन हुई, यहाँ से हीट जो थी, जो कूल एरिया कौन सा होगा, रेयर फ्रैक्शन जो एक्सपेंड हुआ है वहाँ पर गई, फिर वहाँ से दोबारा कूल एरिया से हीट जो ट्रांसफ़र होती है दोबारा कहाँ पर, कंप्रेशन वाले एरिया के ऊपर। कंप्रेशन वाले एरिया पे अपने भी हीट जनरेट होगी, फिर कंप्रेशन वाले एरिया की हीट कूल एरिया की तरफ जाएगी जो रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। इस तरह ये प्रोसेस पूरा होता रहेगा और साउंड जो वेव होती है वो ट्रैवल करेगी, ठीक है। ये था न्यूटन ने एज्यूम किया। फिर उसने एक फार्मूला ड्राइव किया, वो फार्मूला जो आपकी किताब के अंदर था वो ये है, V = स्क्वायर रूट प्रेशर ओवर डेंसिटी, ठीक है। अब इसने ये फार्मूला ड्राइव किया, हम इसको पूरा डिटेल लेक्चर नहीं पढ़े क्योंकि डिटेल हमारा जो इस वीडियो को बनाने का मकसद है वो MCAT के हवाले से कि आपका जल्दी जो सुपरफिशियल कॉन्सेप्ट है जिसे आपके MCQs वगैरह आ सकते हैं तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो फिर न्यूटन ने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट की, जो वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो स्पीड ऑफ साउंड आई वो थी 280, ठीक है। जो 280 थी वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो कि 332 मीटर पर सेकंड था उससे काफ़ी मुख्तलिफ थी, मतलब 15 to 16% वो एरर था इसके अंदर, मतलब 15 to 16% एरर था। तो अगर 1% या 2% तक भी होता तो फिर भी उसको हम करेक्ट कह सकते थे, लेकिन इस फार्मूले के अंदर कोई ना कोई कमी रह गई थी जिसकी वजह से क्या हुआ कि स्पीड ऑफ साउंड है वो 16% एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कम आई। न्यूटन दोबारा इसके अंदर जो MCQs के हवाले से पॉइंट है वो ये कि न्यूटन ने यह अज्यूम किया था कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या थी 280, जब उसने वैल्यूज़ को पुट की, प्रेशर की 101.325 या डेंसिटी 1.26, ठीक है। ये वैल्यू आपकी किताब के अंदर लिखी, पुट की, तो हमारे पास जो वेलोसिटी है 280 जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से 16% तक कम थी। तो फिर क्या इसको सही माना जा सकता, नहीं। तो फिर लैप्लेस एक और साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, इसके अंदर करेक्शन ढूंढी। उसने क्या बताया कि जो प्रोसेस है प्रोपगेशन ऑफ वेव का, ठीक है, वो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। वो किस तरह, देखें, जो न्यूटन ने क्या कहा कि जब एक चीज़ ये थोड़ा मैं ड्रा कर रहा हूँ आपको, जो ये ब्लू कलर में ये हमारे पास है कंप्रेशन और जो ग्रीन कलर में वो हमारे पास है रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, लैप्लेस ने क्या फाइंड किया, लैप्लेस ने फाइंड किया कि जहाँ पर कंप्रेशन होती है वहाँ पर हीट जनरेट हो रही है, ठीक है। उसने भी उसी को कंटिन्यू किया और रेयर फ्रैक्शन वहाँ पर कूल, ठीक है। लेकिन उसने बोला कि जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन है वो इतनी जल्दी हो रही है कि वो टाइम ही नहीं है हीट एक्सचेंज करने का। तो उसने कहा कि ये जो प्रोसेस हो रहा होता है साउंड वेव की प्रोपगेशन का, ये कि एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है, जिसके अंदर ना हीट सिस्टम के अंदर आती है ना सिस्टम से बाहर जाती है। ये थर्मोडायनेमिक के अंदर आपने पढ़ा होगा। तो ठीक है, उसने फिर एक और चीज़, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो था वो जो बॉयल्ज़ला है वो बन जाता है पी गैमा V/K, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था हमारे पास PV/K, वहाँ पर क्या था PV/K। तो जहाँ पर जो प्रेशर है वहाँ पर हमने क्या लिखना, गैमा। अब गैमा क्या होता है, गैमा जो होता है वो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर अवर मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये इसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर अवर मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये जो है इसको ये MCQ के अंदर पूछा जा सकता है आपसे कि गैमा किसके बराबर हो सकता है।
ये थर्मोडायनेमिक चैप्टर के अंदर डिटेल से मैं यहाँ पर पहले भी आपको पता, मैं डिटेल नहीं बताऊँगा क्योंकि मेरा मकसद शॉर्ट्स वीडियो बनाना ताकि आपके एमकैट के जो एमसीक्यूज़ है वो कवर हो जाए। और फिर हम अपना आगे दोबारा से कंटिन्यू करते हैं कि उसने क्या बोला, एडिबैटिक प्रोसेस है। एडिबैटिक जो प्रेशर होता है उसका गैमा की वैल्यू जो उसने ऐड की, तो उसको फिर जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या वैल्यू है 333, जो बिल्कुल लगभग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर थी। ठीक है, अब ये किस तरह वैल्यू मालूम है कि उसने बताया कि जो प्रोसेस न्यूटन बता रहा था कि आइसोथर्मल होता है, वो आइसोथर्मल नहीं होता। वो कौन सा प्रोसेस होता है, वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस आपको समझ आ गया ना कैसे, कि कंप्रेशन रिफ्रेश इतनी जल्दी होती है कि हीट एक्सचेंज का मौका ही नहीं मिलता। मतलब ना हीट अंदर आती है सिस्टम के अंदर आती है ना बाहर आती है। ठीक है, और ये जो गैमा जो होता है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मुख्तलिफ गैसेस के लिए। अगर मोनोटॉमिक गैसेस है तो 1.67 उसकी वैल्यू है। ये एमसीक्यूज़ के अंदर आ चुका है कि कौन से गैसेस की गैमा की वैल्यू कम होती है। तो इनमें से एक मोनोटॉमिक की 1.67, डायटोमिक की 1.4 और पॉलीटॉमिक की 1.29। तो किसकी कम है, पॉलीटॉमिक की। ये भी एमसीक्यूज़ के अंदर पॉइंट पूछा जा सकता है और पूछा गया हुआ है। ठीक है, जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर तो ये चीज़ पूछी गई है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात आपने नोट की होगी कि हमने गैमा की वैल्यू 1.4 क्यों ली। तो यहाँ पर डायटोमिक की वैल्यू की ली, मोनोटॉमिक पॉलीटॉमिक इनकी क्यों नहीं ली। देखें, जो हमारे पास गैस होती है, जो एयर होती है, सॉरी एयर के अंदर जो मोस्टली जो गैसेस होती है वो डायटोमिक होती है। तकरीबन 90% तक जो गैसेस होती है वो डायटोमिक होती है। परसेंटेज जो बनाती है 100 में से 90% से अबाव जो होती है वो डायटोमिक। देखिए, नाइट्रोजन तकरीबन 70%, ऑक्सीजन, ये कौन सी गैसेस हैं, डायटोमिक गैसेस। तो हमने वैल्यू भी डायटोमिक की ही ली गैमा के लिए। ठीक है, तो फिर जो लैपलेस ने वैल्यूज़ वगैरह पुट की तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड आई वो तकरीबन वही थी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के करीब थी। ठीक है, जहाँ तक आपको बात समझ है मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ कि न्यूटन ने कहा था कि जो प्रोसेस होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। जब वेव किसी भी पार्टिकल से जब साउंड वेव किसी भी पार्टिकल से गुजर रही होती है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। उसने क्यों बोला था कि जब कंप्रेशन होती है हीट जनरेट होती है, वो हीट जाकर ट्रांसफर होती है कूल एरिया कौन सा होता है, रेयरफैक्शन वाला। फिर कंप्रेशन होती है, हीट जनरेट होती है, वो ट्रांसफ़र हो जाती है रेयरफैक्शन। इस तरह से ऑन आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो साउंड वेव होती है वो प्रोपगेट करती है। अच्छा, एक ये भी हमसे कुछ पूछा जा सकता है, स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम। तो वैक्यूम के अंदर साउंड की वेव ट्रैवल कर सकती, नहीं कर सकती, क्योंकि साउंड की वेव को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। तो वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। ये आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखना, वैक्यूम के अंदर साउंड वेव ट्रैवल नहीं करेगी तो वहाँ पर स्पीड क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, फिर हम आगे जाते हैं, अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर है कि इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ डेंसिटी एंड टेम्परेचर। ठीक है, मुख्तलिफ़ चीज़ों का इफ़ेक्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम फार्मूला दोबारा यहाँ पर लिख लेते हैं, वही वाला जो था हमारे पास। देखें, ये था ना फार्मूला हमारे पास। अब इसी फार्मूले से हमें सब पता चल जाएगा। लिखा इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा। लिखा सिंस डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर द स्पीड ऑफ साउंड इज नॉट इफेक्टेड बाय वेरिएशन द प्रेशर ऑफ गैस। देखिए कैसे डेंसिटी प्रोपोर्शनल प्रेशर की, इसी फार्मूले से जब हम ये डेंसिटी वाले को इधर लेकर आएंगे, ये वी इधर आ गया, तो क्या ये देखें ये प्रोपोर्शनल नहीं है, ये इंक्रीज़ होगा तो ये इंक्रीज़ नहीं होगा, लाजमी बात है। जब ये डिक्रीज़ होगा तो ये भी डिक्रीज़ होगा। तो नेट इफ़ेक्ट क्या है, ज़ीरो। मतलब प्रेशर का कोई इफेक्ट होगा, नहीं होगा। तो आपको एमसीक्यू के अंदर ऐसे पूछ सकते हैं कि एक स्पीड ऑफ साउंड है वो इतनी है इस मीडियम के अंदर, मतलब 340। ठीक है, तो अब हमने प्रेशर 1 ATM से 2 ATM किया, 2 ATM से 3 ATM किया, तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट होगा। तो हमने इधर पढ़ा कि ज़ीरो इफेक्ट होगा। क्यों ज़ीरो इफेक्ट होगा, क्योंकि जो प्रेशर होगा वो डेंसिटी के बराबर है, वो डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। जब प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी, तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, भले आप प्रेशर 1 से 2 पे ले जाएं, 2 से 3 एटमॉस्फेयर ले जाएं, स्पीड ऑफ साउंड होती है वो उतनी ही रहेगी। ठीक है, अब अगला जो इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, अब अगला कौन सा इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, यहाँ पर बोलता है कि सेम टेम्परेचर हो
और प्रेशर फॉर द गैसेस और सेम वैल्यू ऑफ गैमा की हो, ठीक है। जो स्पीड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। अब इसी फार्मूले की वजह से देखें ये स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, फार्मूला हमारे पास ये है ना, कलर का थोड़ा चेंज कर लें ताकि अब ये देखें v क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है इसके डेंसिटी के। अगर v बढ़ेगा तो ये कम होगी डेंसिटी, अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो v क्या होगा, कम होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर एक उन्होंने बोला कि हाइड्रोजन स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज़ 4 टाइम्स इट्स स्पीड इन ऑक्सीजन एज डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन। अब ये कैसे देखें, जो डेंसिटी होती है वो होती है मैस पर वॉल्यूम, मैस पर वॉल्यूम। अब जो हाइड्रोजन का मैस होता है वो कितना होता है, 2 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, वो हाइड्रोजन का होता है 4 सॉरी, और ऑक्सीजन का कितना होता है 32। तो अब खुद बताएं 32 ज़्यादा है या 4 ज़्यादा है। अगर मैस ज़्यादा होगा तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, जिसका मैस ज़्यादा होगा, क्योंकि डेंसिटी और मैस प्रोपोर्शनल है। तो ठीक है, अगर ऑक्सीजन के लिए डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, कम होगी। हाइड्रोजन के लिए डेंसिटी कम होगी तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, कम होगी। तो इसी वजह से स्पीड ऑफ साउंड हल्की चीज़ों के अंदर ज़्यादा होता है, मतलब गैसेस जिनकी डेंसिटी कम होती है उनके अंदर स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। अब इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब देखें ये थोड़ा हमने पढ़ा था गैसेस वाले के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखो कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है कोई भी, सॉलिड का हो, लिक्विड का हो, जो भी हो, जब इसको हम हीट देते हैं तो क्या होता है, इनकी जो बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ना इनके दरमियान, इस तरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ठीक है। जब हम इनको हीट देते हैं तो क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है, ब्रेक होती हैं। ब्रेक होने से क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होगी तो क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज़ होगी। मतलब देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होंगी या वीक होंगी तो वो ज़्यादा इजीली वाइब्रेट करेंगी या मुश्किल से, जब पहले ही तुम्हारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने क्या किया हुआ है कि एक दूसरे को करीब करके रखा और उन्होंने एक दूसरे की मूवमेंट को थोड़ा जकड़ कर रखा, रेजिस्ट किया हुआ है। जब हीट होगी तो उनकी मूवमेंट के अंदर क्या होगा, फ़र्क आएगा, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएंगी, वो ढीली हो जाएगी। समझिए ये रस्सी से 2 गेंदें बांधी हैं, अगर सख्त रस्सी से मतलब लेट्स ये 2 गेंदें हैं, ठीक है, 2 गेंदें हैं, ये लकड़ी है हमारे पास, ठीक है, सख्त लकड़ी है। ये एक एग्जांपल के तौर पर सख्त लकड़ी है तो जो बहुत रिजिड है, जब हम, ठीक है, इसको हिलाएंगे 2 गेंदों को तो नहीं मूव करेंगी, वाइब मतलब वो लकड़ी की जैसे लकड़ी की मूवमेंट नहीं होगी तो गेंद भी मूवमेंट नहीं करेगी ना। जब हम इसको हीट करेंगे या गर्म पानी के अंदर करेंगे तो ये लकड़ी थोड़ी सी रिजिडिटी इसकी कम होगी, तो ये लकड़ी थोड़ा इसके अंदर ढीलापन आएगा तो ये मूव करना शुरू हो जाए। ये समझाने के लिए आपको, मतलब जब हीट करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं तो जिससे क्या होगा, स्पीड क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, वाइब्रेशन ज़्यादा होगी ना। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने उसी की तरफ। तो क्या इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है कि जो हमारे पास जो इफ़ेक्ट टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, स्पीड इंक्रीज़ होती है, जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर पे। ठीक है, अभी हम आगे जब न्यूमेरिकल एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो ये कंसेप्ट जो है मैंने बताया कि ये भी और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। मैंने अभी आपको ये थॉरली नहीं बताया क्योंकि मैं अभी जो टाइम बहुत कम रहेगा, मेरा मकसद ये है कि इसके अंदर से अगर 1-2 एमसीक्यूज़ वगैरह आते हैं तो आप इजीली कवर कर लें। वो जो दूसरा है जो मतलब डेरिवेशन है, किस तरह करके बॉयल्स लॉ कि उसने देखा कि जो प्रेशर होता है वो चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है तो इलास्टिक मॉडुलस के बराबर आता है। तो वो आपसे बोर्ड के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन या इनके अंदर पूछे जा सकते हैं, लेकिन एम कैट के अंदर आपसे सिर्फ
एमसीक्यूज़ तक ही बात रखेंगे। तो एमसीक्यूज़ के अंदर जो चीज़ें आती है वो मैंने सब आपको बता दी। अच्छा, एक और टेबल दिया गया है, वो भी आपकी बुक के अंदर, उसको भी लाजमी याद करें, जिसके अंदर है ना मुख्तलिफ मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ साउंड दी गई है। तो आपसे काफ़ी बार पूछा जा सकता है, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें होती हैं वो। अगला जो लेक्चर है उसके अंदर हम थोड़े से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो ये जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं सब उसके अंदर दोबारा क्लियर हो जाएंगी।